Hello and welcome back to Shaheen Group of Institutions. I am covering modern Indian history for CUT UG examination preparation. Today I am going to discuss chapter number 3 of Themes in Indian History Part 3, in which I am going to discuss Mahatma Gandhi and the nationalist movement. In this chapter, we will see the freedom struggle movement of Mahatma Gandhi, how he organized the people, how he organized different satyagrah. We will see what were the strategies by which Gandhiji led the national movement, and ultimately he succeeded in getting India a independent country. We will see all those events step by step. In this part, we will see a leader announces himself. एक ऐसा लीडर जिसने खुद से ऐलान किया, खुद से लोगों को इकट्ठा किया, एकजुट किया और देश की आज़ादी के लिए कोशिशें की। इस चैप्टर को हम लोग 3 से 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ती है। जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं इस चैप्टर में वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, एक लीडर जिसने खुद से अपने आप को अनाउंस किया। ये फर्स्ट पार्ट होगा हमारा। सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें हम लोग एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एक पॉपुलर मूवमेंट कैसे खड़ा किया गया और अवामी नेता, ए पीपल्स लीडर, इनके बारे में, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे एक अवामी नेता थे। और उसके बाद में हम चरखा को देखेंगे कि चरखा का क्या रोल है नेशनल मूवमेंट में। इसके बाद में हमारा जो थर्ड पार्ट रहेगा द साल्ट सत्याग्रह, एक केस स्टडी। गांधी जी का जो नमक के लिए सत्याग्रह हुआ था, डांडी मार्च हुई थी, उन चीज़ों को हम देखेंगे। इसमें डांडी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डायलॉग्स देखेंगे, बातचीत देखेंगे। इसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये चीज़ भी देखेंगे हम। और लास्ट में हम देखेंगे लास्ट हीरोइक डे, गांधी जी का जो आखिरी अयाम था उनकी ज़िंदगी का, 1947 और 8 के बीच का, क्या क्या कारनामे उन्होंने किए, ये तमाम चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और उसमें हम देखेंगे गांधी के बारे में हम कैसे जानते हैं। तो पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, बहुत सारे उस वक्त जो मैगजीन्स पब्लिश हो रही थी या गांधी जी के ज़माने में कई सारे न्यूज़पेपर में उनके बारे में लिखा जाता रहा, उनके बाद भी लिखा जाता रहा, उनकी पिक्चर्स, फ्रेमिंग ए पिक्चर थ्रू पुलिस आइज फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो ये तमाम सोर्सेज के ज़रिए से गांधी जी का इमेज क्या है, अलग अलग बुक्स में या कह सकते हैं कि पेंटिंग्स में, इसी तरीके से फोटोग्राफीज़ में, वो तमाम चीज़ें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि गांधी जी के जो मूवमेंट्स थे वो क्या क्या थे और कैसे गांधी जी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाया। आपको पता होगा कि गांधी जी अफ्रीका में काफ़ी दिनों तक थे और लगभग 20 सालों तक विदेश में रहने के बाद गांधी जी ने इंडिया में आने का इरादा किया और 1915 में गांधी जी इंडिया में आते हैं। गांधी जी आकर अचानक से कोई पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन किया उन्होंने, अचानक से वो स्टेज पर नहीं आए, बल्कि आते ही उन्होंने सबसे पहले इंडिया के समाज को पढ़ना शुरू किया। यहाँ का जो समाज है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर रिसर्च करने के बाद 2 सालों तक गांधी जी रिसर्च करते रहे, इंडिया की सोसाइटी को पढ़ते रहे और उसके बाद उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। सबसे पहला सत्याग्रह जो गांधी जी की लाइफ में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आता है वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी 1915 में इंडिया में आए और 2 सालों तक वो इधर उधर घूम घूम के मीटिंग्स किया, उन्होंने लोगों से मिले और जो रियल प्रॉब्लम है उसको जानने की कोशिश किया। और फिर 1917 में चंपारण बिहार जाते हैं और वहाँ पर सत्याग्रह करते हैं ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। 1918 में अहमदाबाद गुजरात में मिल के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर होते हैं, उनसे बातचीत करके और मिल ऑनर से बातचीत करके गांधी जी ने इसका सॉल्यूशन दिया। खेड़ा सत्याग्रह ये भी गुजरात में हुआ 1918 में। इसके अलावा 1919 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रॉलेट एक्ट लेके आती है, यानी कि बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इस तरह का जो ड्रैकोनियन
लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया, उसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया 1919 में। ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन वॉयलेंस की वजह से ब्रिटिशर्स ने जो इस रिवोल्ट को, इस सत्याग्रह को सप्रेस करने के लिए जो मीन्स यूज़ किया वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शनरी था, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग मासेकर आप पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग मासेकर, जो कि अमृतसर में हुआ, कत्लेआम शुरू किया ब्रिटिशर्स ने। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में शुरू हुआ और खिलाफत मूवमेंट भी पैरेलली साथ साथ चला। 1922 में इसको कॉल ऑफ किया गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद। तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। 1930 और 34 के बीच में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे कहा जाता है, ये शुरू हुआ और इसमें गांधी जी ने जो इसकी शुरुआत की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की 1930 में साल्ट सत्याग्रह से। आपको पता है कि मार्च अप्रैल के महीने में गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह शुरू किया और इस सत्याग्रह के जरिए से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि हम ब्रिटिशर्स के जो कानून है, जो उनके रूल्स हैं, उसको नहीं मानेंगे, उसकी डिसोबीडियंस, नाफरमानी करेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी ने इसके लिए सबसे पहला जो मेथड अपनाया कि उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो सबसे खतरनाक कानून थे कि उन्होंने साल्ट पर भी, नमक बनाने पर भी टैक्स लगा दिया था। तो उस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी पहुंचे और गांधी जी ने कानून तोड़ते हुए खुद अपने हाथों से नमक बनाया, जिसे साल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो सबसे अहम मूवमेंट रहा है गांधी जी का 1942 का, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया और ये तमाम इवेंट्स जो हैं गांधीयन मूवमेंट या इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्रीम ईयर्स हैं, जहाँ पर पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट अपनी हाइट्स पर होता है। और ये वो पीरियड है जब ब्रिटिशर्स ने अब रियलाइज़ कर लिया 1942 के बाद से कि अब जो है ब्रिटिशर्स का इंडिया में रहना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी को सेटबैक मिलता है, उसके बाद ब्रिटिशर्स कंप्लीटली इंडिया से विड्रॉ होने की जो है इरादा बना लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के नेशनलिस्ट मूवमेंट से, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। हम लोग इसको समझेंगे और गांधी जी का जो रोल है उसको हम लोग समझने की और उस पर गौर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपने अभी 11th में और उससे पहले 9th और 10th में भी हिस्ट्री पढ़ा, वर्ड हिस्ट्री भी पढ़ा होगा। तो वर्ड हिस्ट्री में आपने देखा कि नेशनलिज्म जो वर्ड है, ये जितने भी यूरोप में भी नेशनलिज्म आया है, तो नेशनलिज्म को, हर एक कंट्री के नेशनलिज्म को किसी एक पर्टिकुलर इंसान से जोड़ा जाता है। कोई एक पर्सन होता है उसके पीछे जिससे नेशनलिज्म जोड़ा जाता है। तो अगर आप इटली की बात करें, अगर ये बात करें कि इटली का जो फॉर्मेशन है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो गैरिबाल्दी का रहा है। गैरिबाल्दी ये इटालियन स्कॉलर है जिसने इटली को यूनिफाई करके इटली को एक देश, जो नेशनलिज्म की भावना वहाँ पर पैदा हुई, वो गैरिबाल्दी के ही एफर्ट से हुई। इसके अलावा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में लास्ट ईयर। उसमें भी आपने देखा होगा कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो अल्टीमेटली एज ए फादर ऑफ नेशन, या आप कह सकते हैं कि आज़ादी के जो सबसे बड़े प्रचारक थे, वो जॉर्ज वाशिंगटन है, जो फर्स्ट वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने। इसके बाद अगर हम वियतनाम की आज़ादी की कहानी पढ़ेंगे कॉलोनियल रूल से, तो हो ची मिन नाम का एक शख्स है जिसकी कोशिशों से, जिसके एफर्ट से वियतनाम के लोग जो है वो आज़ादी पाते हैं कॉलोनियल रूल से। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इंडिया के जो पूरा नेशनल मूवमेंट है, जो आज़ादी की तहरीक है, जो आंदोलन है आज़ादी का, स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें गांधी जी का रोल सेम वही है। और इसी वजह से गांधी जी को फादर ऑफ इंडियन नेशन भी कहा जाता है। यानी गांधी जी हमारे राष्ट्र पिता हैं, हमारे नेशन के फादर हैं। गांधी जी का जो पूरा इन्फ्लुएंस है, उसको अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इन लोगों के कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, ऐसे ही गांधी जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे वॉशिंगटन और हो ची मिन का अपना अपना रोल रहा है, ऐसे ही गांधी जी का जो पॉलिटिकल कैरियर है, इसकी वजह से
गांधी जी की कोशिशों से ना सिर्फ ये कि इंडिया के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, बल्कि सोसाइटी को भी डेवलप किया गया। और गांधी जी चूंकि इस सोसाइटी में रह के, ऑब्जर्व करके, चीज़ों को समझ के और फिर उसका सॉल्यूशन इन्होंने पेश किया। गांधी जी की जो एक्टिविटीज़ हैं 1915 से 48 तक, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया कि 15 में वो आए और 48 तक, जब इनको लास्ट में 48 में 30 मार्च 1948 को गोली मार दी जाता है नाथूराम गोडसे के ज़रिए से, उस वक्त तक गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगे रहे। गांधी जी की अगर पूरी लाइफ देखी जाए, गांधी जी यूरोप जाते हैं और फिर यूरोप से अफ्रीका आते हैं, और वो वहाँ पर भी जो इंडियंस हैं, अफ्रीका में भी इंडियंस हैं, उनके लिए वो केसेस लड़ते हैं। और 1915 में जब वो इंडिया में आते हैं, उसके बाद का जो पूरा गांधी का रोल है वो एक सेंट से बहुत ज़्यादा है, एक महान जो इंसान होता है उसकी तरह है कि गांधी जी सारे अपने जो वेशभूषा है उसको इंडियन कर लेते हैं, यूरोपियन कल्चर को और यूरोपियन पहनावे को बिल्कुल छोड़कर और एक तरीके से खादी जो वस्त्र अपनाते हैं। और उसके बाद गांधी जी का जो पूरा मास अपील है, लोगों से कैसे वो अपील करके और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करते हैं, ये उनका रोल काफ़ी अहम हो जाता है। तो अगर बात की जाए कि डिफरेंट सोसाइटीज़ से उन्होंने इंटरेक्शन किया और इंडियन सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से मिले, और जो कई सारे पॉपुलर स्ट्रगल्स हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी कई सारे स्ट्रगल्स हुए, और वो जो स्ट्रगल्स हुए वो भी गांधी जी से ही इंस्पायर होकर लोगों ने वो स्ट्रगल भी किया। ये एक फ़ोटो है 1930s का, शायद ये क्लियर नहीं होगी, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है ये, कि जब गांधी जी जो है साबरमती रिवर की तरफ जा रहे थे, साबरमती आश्रम से साल्ट मार्च शुरू कर रहे थे, तो उस वक्त जो है पीपल गेदर ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर टू हियर महात्मा गांधी स्पीक बिफोर स्टार्टिंग आउट एंड साल्ट मार्च इन 1930। 1930 में गांधी जी जब साल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन शुरू करने वाले थे, तो उससे पहले उन्होंने स्पीच दिया था, और उस स्पीच को सुनने के लिए आप देख सकते हैं पीछे तक कितने सारे लोग इसमें दिख रहे हैं, कितनी बड़ी जमात है जो गांधी को सुनने आई है। तो 1915 में गांधी जी इंडिया आए, और 15 से 30 के बीच में 15 सालों में गांधी जी ने अपना जो इमेज बनाया, इतना मेहनत किया, लोगों के साथ ग्राउंड वर्क किया, ग्राउंड रियलिटीज़ को जानने की कोशिश किया, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश किया, और इस तरीके से गांधी को पूरा मास जो है, पूरी जनता जो है वो उन्हें सुनना चाह रही है। ए लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। जनवरी 1925 में गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, इंडिया आते हैं। 2 डिकेड्स बाहर रहने के बाद, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि गांधी जी जो है आफ्टर 2 डिकेड्स बाहर रहने के बाद इंडिया में आते हैं जनवरी 1915 में। और उसके बाद गांधी जी इससे पहले जो है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रहे एक लॉयर के तौर पर, और वहाँ पर भी वो जो इंडियन कम्युनिटी है अफ्रीकन टेरिटरी में, साउथ अफ्रीका में, उनके लिए वो वहाँ केसेस लड़े। हिस्टोरियन है चंद्रा देवानेसन, ये लिखते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो गांधी जी का ही बनाया हुआ है। साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द गांधी जी, वो गांधी जी के ही जरिए से बनाया गया साउथ अफ्रीका है। आज जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर जो अपार्थाइड प्रॉब्लम था उसमें भी गांधी जी ने इनिशियल रोल प्ले किया है। साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी गए तो वहाँ पर उन्होंने एक नया टेक्निक यूज़ किया अपनी बात मनवाने का, प्रोटेस्ट करने का, डिसेंट को दिखाने का एक नया तरीका गांधी जी ने ईजाद किया, कह सकते हैं, जो कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, यानी विदाउट एनी वायलेंस, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना, जिसको इन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। सत्य आग्रह, यानी सच्चाई के लिए कोशिश करना और लोगों से गुजारिश करना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया, ही प्रोमोटेड हार्मनी बिटवीन रिलीजन्स। इन्होंने धार्मिक लोगों के बीच में, धर्मों के बीच में मेल जोल को बढ़ावा देने की बात कही, और ये कहा कि अगर हमें एक कॉमन दुश्मन से लड़ना है, ब्रिटिशर्स को, कॉलोनियल रूल से अगर हमें आज़ादी चाहिए, तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम आपस में मिलजुल कर रहे हैं, रिलीजियस हार्मनी होनी ज़रूरी है। इसके बाद इन्होंने फर्स्ट अल्टर्ड अपर कास्ट इंडियंस टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ लो कास्ट एंड वुमेन। सबसे बड़ा जो मसला था हमारे सोसाइटी का वो था कास्ट सिस्टम, और तो गांधी जी ने अपर कास्ट हिंदू लोगों से ये अपील किया, अपर कास्ट जो लोग थे इंडियंस, उनसे कहा कि जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट आप लोग कर रहे हैं
लो कास्ट के साथ, निचली जातियों के साथ, शूद्रों के साथ या विमेन के साथ, वो ख़त्म होना चाहिए। ये जो आप कर रहे हैं ये गलत चीज़ें हैं और इससे हमारी समाज में एकता आने के बजाय तफरका होगा, लोग एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और फिर ब्रिटिशर्स उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो गांधी जी की ये स्ट्रेटजी काम आती है और जो सत्याग्रह का पूरा कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। इंडिया में जब गांधी जी आए 1915 में तो वो बहुत ही मुख्तलिफ था। जब गांधी जी इंडिया छोड़ के गए 1893 में, उस वक्त से अब इंडिया बहुत बदल चुका था और गांधी जी ने जिस तरीके से इंडिया को छोड़ा था कि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, अभी भी वो उसी तरीके की एक कॉलोनी थी। और फिर आगे चल के अब गांधी जी के एफर्ट्स के ज़रिए से चीज़ें बेहतर होंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडेशन है, इसकी जो बुनियाद पड़ती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हमने पढ़ा कि 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन होता है और आईएनसी के फॉर्मेशन के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये अपने डिमांड्स को, अपनी मांगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखती है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है ब्रांचेस कई सारे शहरों में और कस्बों में फैल चुके थे। स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 और 7 के बीच में, जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, जब कर्जन ने बंगाल को विभाजन करने के लिए डिवीज़न की बात कही थी, तो उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। ये सारे इंडियंस स्वदेशी सामान अपनाना और विदेशी सामानों को अपोज करना शुरू किया था। ये गांधी जी के आने से पहले था। तो 1905 और 7 के बीच में जो है मिडिल क्लास के लोग कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट में शामिल हो चुके थे और इसमें जो है कई लीडर्स सामने आए। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और पंजाब में लाला लाजपत राय, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में काफ़ी अहम रोल प्ले किया था और गांधी जी से पहले ये लीडर्स एक्टिव थे इंडियन पॉलिटिक्स में। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं और इन तीनों ने एक तरीके से एक एक्सट्रीमिस्ट रोल प्ले किया इंडिया के नेशनल मूवमेंट में। और इनका जो मकसद था कि ब्रिटिशर्स से हम प्रेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट करके बात नहीं मनवा सकते, बल्कि हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो वायलेंट मीन्स से होगी, हम ज़बरदस्ती चढ़ के अपनी आज़ादी लेंगे। आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 फैक्शंस हो गए थे, एक मॉडरेट्स का और एक एक्सट्रीमिस्ट का। मॉडरेट्स वो लोग थे जो 3 P's पर बिलीव करते थे। 3 P's मतलब प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट लोगों का मानना ये था कि हमें अब प्रेयर करने की, हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स के सामने प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब ब्रिटिशर्स से आर पार की लड़ाई करने की ज़रूरत है, तभी हम अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं और पूर्ण स्वराज हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए मिलिटेंट अपोजिशन जो है, एक ग्रुप ऐसा था, ये जो लीडर से लाल बाल पाल, ये मिलिटेंट तरीके से वॉर के ज़रिए से या हथियार के ज़रिए से चाहते थे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाएंगे। एक ग्रुप मॉडरेट्स का था जिन्होंने क्या किया, ग्रेजुअल एंड परसुएसिव अप्रोच यूज़ किया कि धीरे धीरे करके हम गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाएंगे और उसके बाद में चीज़ें सही हो जाएंगी। जो मॉडरेट्स थे, इन लोगों ने जो है, गांधी जी ने उनको अपना पॉलिटिकल मेंटर माना, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले का जो रोल है वो गांधी जी की लाइफ में बहुत अहम है और गांधी जी उनको अपना एक मेंटर मानते थे। और मोहम्मद अली जिन्ना भी मॉडरेट्स में थे, स्टार्टिंग में ये कांग्रेस में ही शामिल थे। तो गांधी जी चूँकि एक गुजराती लॉयर थे और लंदन में मोहम्मद अली जिन्ना ट्रेंड हुए थे, तो दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी और दोनों के मेथड स्टार्टिंग में बिल्कुल, जब गांधी जी आए 1915-17 के दौरान, तो गांधी जी और जिन्ना साथ में वर्क भी किए, क्योंकि दोनों लोग कांग्रेस पार्टी में थे। लेकिन बाद में जिन्ना ने रिलीजियस मोटिव की वजह से अपनी अलग पार्टी जो दूसरी पार्टी ज्वाइन की, मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से चीज़ें ख़राब होनी बाद में शुरू हुई। आगे देखते हैं हम लोग कि गोखले के मशवरे पे गांधी जी ने, जो मैंने बताया कि 2 साल तक गांधी जी ट्रैवल करते रहे, तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले का मशवरा था कि अगर आपको इंडिया के मसाइल को जानना है तो सबसे पहले आपको ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा। तो ऑन गोखलेस एडवाइस गांधी जी स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल्स। ज़मीन को, उसके लोगों को समझने के लिए गांधी जी ने
इधर उधर घूम घूम के चीज़ों को जानने की कोशिश किया। गांधी जी का जो पहला अपीयरेंस हुआ पब्लिक के बीच में जो आए, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जब ओपनिंग थी 1916 में, तो उस टाइम गांधी जी को लोगों ने देखा फर्स्ट टाइम एज ए पब्लिक स्पीकर, या समाज पब्लिक के सामने जो उन्होंने अपना पहला रोल दिखाया, वो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के टाइम पे हुआ। बहुत सारे लोग इन्वाइटीज थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंसेस भी मौजूद थे, फिलेंथ्रोपिस्ट यानी एजुकेशनिस्ट जो हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा जब बीएचयू का फाउंडेशन हो रहा था, तो ये जो फिलेंथ्रोपिस्ट और प्रिंसेस हैं, ये लोग डोनेशंस देके आए थे यहाँ पर। अब इन इंपॉर्टेंट लीडर्स में एनी बेसेंट भी थी। एनी बेसेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल है, ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इन सारी डिग्नेटरीज में गांधी जी जो हैं ये अननोन थे, इनको कोई नहीं जानता था उस टाइम पे। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और एनी बेसेंट ने जो पूरे इंडिया में होम रूल लीग शुरू किया था, तो उनको सभी लोग जानते थे। एनी बेसेंट को जानते थे, जो प्रिंसेस थे वो भी मशहूर थे, लेकिन गांधी जी अभी नए नए बाहर से आए और उन्हें कोई जानता नहीं था। इनको जो है साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी का काम था, उसके बदले में उसको देखकर ही इन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग ओपनिंग में बुलाया गया था। ये गांधी जी की फ़ोटो है जोहानिसबर्ग की, साउथ अफ्रीका में। किस तरह से आप देख सकते हैं कि गांधी जी का जो पूरा पहनावा है ये वेस्टर्न तरीके से है, लेकिन गांधी जी इंडिया आने के बाद ये तमाम चीज़ें छोड़ देते हैं और खादी कपड़ा, खादी वस्त्र धारण कर लेते हैं। अब अगर बात की जाए कि जब गांधी जी की बारी आई बोलने की, तो गांधी जी ने सीधा सीधा सिंपल सा कहा कि इंडिया के जो एलाइट लोग हैं, जो ऊंचे तबका के लोग हैं, ये लोग लेबरिंग पीपल, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत करने वाले पीपल हैं, इनका कोई भी ध्यान नहीं रखते, कोई भी उनके ख्याल नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये जो ओपनिंग ऑफ बीएचयू है, यानी बीएचयू ओपन हो रहा है, ये एक बहुत ही शानदार शो है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट वो इस बात से परेशान थे कि जो रिचली बेडेक्ड नोबेलमैन थे, यानी अमीर जो नोबेल नवाब लोग थे, और ये तो हाजिर थे यहाँ पर। ये जो प्रोग्राम चल रहा था, ओपनिंग ऑफ बीएचयू जो प्रोग्राम था, इसमें सारे अमीर अमीर लोग शामिल थे, लेकिन मिलियंस ऑफ पुअर पीपल जो है, गरीब लोग, यहाँ पर मौजूद नहीं थे, एब्सेंट थे। तो गांधी जी ने इन तमाम प्रिविलेज्ड इन्वाइटीज जिनको बुलाया गया था, इन तमाम लोगों से कहा, देयर इज नो सैल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर योर कंट्रीमैन इंडिया। गांधी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, देयर इज नो सैल्वेशन, कोई निजात नहीं है, कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं है फॉर इंडिया, भारत को। अब भारत को सैल्वेशन का मतलब क्या है? भारत को किससे निजात चाहिए, किससे छुटकारा चाहिए? ब्रिटिशर्स से। तो ब्रिटिशर्स को सैल्वेशन यानी कि फ्रीडम तब तक नहीं है जब तक कि ये अमीर लोग जो जेवरों में लदे हुए हैं, जिनके पास माल दौलत है, वो इसको छोड़कर, स्ट्रिप उससे फाड़ कर अलग नहीं हो जाते, तब तक जो है अपने कंट्रीमैन का, अपने लोगों का वो ट्रस्ट नहीं जीत सकते। देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस, he went on, if we take away or allow others to take away from the peasants almost the whole of the results of their labor, our salvation can only come through the farmer। गांधी जी का पूरा फोकस ये था कि गरीब लोग जो हैं, जो लेबरर्स हैं, जो किसान हैं, उन्हीं की मेहनतों से हमें आज़ादी मिल सकती है और उन्हें हमें साथ लेके चलना है। हम अमीर लोग या जो इलाइट क्लास के लोग हैं, आप लोग, ये लोग मिलकर देश को आज़ादी नहीं दिला सकते। नाइदर द लॉयर्स नॉर द डॉक्टर्स नॉर द रिच लैंडलॉर्ड्स आर गोइंग टू सिक्योर इट। जो सेल्वेशन है, जो इंडिपेंडेंस है हमारे देश का, ये किसी वकील के जरिए, किसी वकील के बस की बात नहीं है, किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है, ना ही किसी रिच लैंडलॉर्ड की बस की बात है कि वो देश को आज़ादी दिला सके। देश को अगर कोई आज़ादी दिला सकता है तो ये गरीब किसान, मजदूर और लेबरर्स हैं। ये गांधी जी की बात सुनकर सारे लोग अचंभित हो गए कि ये इंसान क्या बोल रहा है। अब ये जो ओकेजन था बीएचयू के सेलिब्रेशन का, ओपनिंग सेलिब्रेशन जो सेरेमनी थी, ये एक नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी की ओपनिंग थी, जिसको इंडियन पैसे के जरिए से भारतीय लोगों ने, और भारतीय लोगों का इनिशिएटिव भी था। लेकिन इसमें जो गांधी जी ने क्या कहा, रेदर देन अडॉप्ट ए टोन ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस, गांधी जी चूज इंस्टीड टू रिमाइंड दोज प्रेजेंट ऑफ द पीजेंट्स and workers who constituted majority of the Indian population and were unrepresented in the audience। गांधी जी ने सेल्फ कांग्रेशन यानी ये नहीं कहा कि आप सब लोग मिलके बस खुद से सेलिब्रेट कर लो, इसमें मिलियंस ऑफ जो पॉपुलेशन है इंडिया की, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन,
ऑडियंस के तौर पर वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं है, गायब हैं। तो ये हम लोग बना तो रहे नेशनल यूनिवर्सिटी, हम लोग इंडिया पैसे से बना रहे हैं, हम लोग इंडिया की इनिशिएटिव है, कोई ब्रिटिश इनिशिएटिव नहीं है, बट वी आर नॉट इंक्लूडिंग द लेबर क्लास, वी आर नॉट इंक्लूडिंग द लोअर क्लासेस हु शुड बी रिप्रेजेंटेड। तो इस तरीके से ये गांधी जी की यहाँ पर फोटो है। गांधी कराची मार्च 1916 में कराची में गांधी जी जाते हैं, जब वो अपना दौरा कर रहे होते हैं, उस बीच गांधी जी की फोटो है। तो गांधी जी की जो ये बनारस में ये स्पीच हुई महात्मा गांधी जी की 1916 में, तो ये एक कोई स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि ये इंडियन नेशनलिज्म का एक, आप कह सकते हैं कि रूह फूंका गांधी जी ने। गांधी जी ने इस बात पर फोकस किया कि अगर देश को आज़ादी चाहिए, अगर देश को इन अंग्रेज़ों से सेल्वेशन, निजात चाहिए, तो तमाम लिबरल्स, तमाम पीजेंट्स को भी हमें शामिल करना होगा। ये एक ऐलान था गांधी जी का। और इन्होंने जो बात कही कि ये इलाइट लोग चाहें तो इसको आज़ादी नहीं दिला सकते, ये लॉयर्स, डॉक्टर्स और लैंडलॉर्ड्स मिलकर नहीं दिला सकते, बल्कि इसमें जो क्या कहा, दिस वाज द फर्स्ट public announcement of Gandhiji's own desire to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people as a whole। गांधी जी का ये पहला अनाउंसमेंट था, पहला पब्लिक प्रोक्लेमेशन था कि आज आप तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, तमाम एलाइट क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लैंडलॉर्ड्स हैं, आपके ज़रिए से देश को आज़ादी नहीं मिलेगी। इंडियन नेशनलिज्म, सही मानों में नेशनलिज्म तभी सक्सेसफुल होगा जब इसमें इंडिया के तमाम लोगों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन द लास्ट मंथ ऑफ दैट ईयर गांधी जी वाज प्रेजेंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू पुट हिज परसेप्ट इनटू प्रैक्टिस। फिर 1916 में ही फरवरी में ये मीटिंग हो रही थी, और 1916 के लास्ट में गांधी जी से अपने इस अपॉर्चुनिटी को, जो बात इन्होंने कही थी, उसको प्रैक्टिस में डालने का मौका मिला। जो बात इन्होंने परसेप्ट्स, जो गांधी जी का मकसद था, उसको अब प्रैक्टिस में लाने का दौर शुरू हुआ। तो जब एनुअल कांग्रेस मीटिंग हुई लखनऊ में दिसंबर 1916 में, तो वहाँ पर चंपारण से, बिहार से एक आए हुए थे एक व्यक्ति, जिन्होंने गांधी जी से मिलकर और चंपारण के जो हार्श ट्रीटमेंट था पीजेंट्स के साथ, ब्रिटिश के इंडिगो प्लांटर्स जो थे, जो वहाँ के पीजेंट्स को परेशान करके रखे थे, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट करने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं सत्याग्रह करने के लिए उन्हें परसुएट किया गया। और गांधी जी यहाँ से फिर शुरू करेंगे अपनी जर्नी को। और ये दिसंबर 1916 के बाद अब गांधी जी 1917 आते ही मार्च के महीने में गांधी जी पहुँच जाएंगे चंपारण, और चंपारण सत्याग्रह शुरू होगा। चंपारण का जो सत्याग्रह है और उसके बाद की जो सत्याग्रह है गांधी जी के, इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू so much. Please like the video and subscribe the channel. Thank you so much.